नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मई। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में भारत में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, केरल की नई सरकार बनने से पहले मंत्रियों के बारे में जानकारी सामने आई है कि किसके पास कितनी संपत्ति है और कौन कितना पढ़ा लिखा है और किन पर केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री पी राजीव है, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, और कई मंत्री ऐसे भी है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, जैसे कानून और इंजीनियरिंग। साथ ही खबर यह भी है कि कुछ मंत्रियों पर केस दर्ज है, लेकिन ज्यादातर मामले राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े बताए जा रहे हैं। यानी विरोध प्रदर्शन के दौरान लगे केस। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बार पुराने अनुभव नेताओं और नए चेहरों को मिलाकर टीम बनाई है। इसी वजह से नई सरकार की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें युवा नेता, महिलाएं और अनुभवी लोग ज्यादा शामिल हैं। और सरकार का कहना है कि अब तेजी से विकास होगा और रोजगार और जरूरी सुविधाओं पर काम किया जाएगा। अब एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के एक कोचिंग सेंटर मालिक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान लातूर के आरसीसी कोचिंग सेंटर के संचालक शिवराज के रूप में हुई है, जिसे पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। अब जरा समझिए, जांच एजेंसियों को आरोपी के मोबाइल में कथित तौर पर लीक हुआ प्रश्न पत्र मिला है, जिससे साफ हो गया है कि पेपर पहले से बाहर आ चुका था। सीबीआई को शक है कि कोचिंग नेटवर्क के जरिए कुछ छात्रों तक असली सवाल पहुंचाए गए थे और इसके बदले मोटी रकम ली गई थी। इस बीच इस केस में पहले भी कई गिरफ्तार हो चुकी है, जिनमें प्रोफेसर और टीचर शामिल है। जाँच में यह सामने आ रहा है कि यह पूरा रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ था, इसलिए अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। अब 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आई है, जहां केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी बैठक में वेतन बढ़ाने, ओपीएस लागू करने और बढ़ते केस जैसे मुद्दे उठाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से सैलरी कम पड़ रही है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर और वेतन में बदलाव जरूरी है। साथ ही प्रमोशन में देरी और काम का दबाव भी बड़ी समस्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा हो सकता है, और अभी सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उमर खालिद को जमानत खारिज करने वाले पुराने फैसले पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि पहले दिन किए गए फैसले में के नाजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों को सही तरीका से लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए जैसे कानून में भी बेल नियम है और जेल अपवाद है, यानी लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रखना जमानत का आधार हो सकता है। यह टिप्पणी कोर्ट ने एक दूसरे के यूएपीए मामले में आरोपी को जमानत देते समय की। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने खास तौर पर उस फैसले को जिक्र किया है जिसमें से उमर खालिद और सार्जिल इमान को जमानत नहीं दी गई थी। कोर्ट का मानना है कि लंबे समय तक ट्रायल में देरी होने पर आरोपी को राहत मिल सकती है। अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है, जहां अमेरिका के इडाहो में एयर शो के दौरान अमेरिकी नौसेना के 2 EA-18G ग्लोबलर फाइटर जेट हवा में आपस में टकरा गए। यह हादसा एयर शो के दौरान स्टंट प्रदर्शन करते समय हुआ, जिसके बाद दोनों विमान नीचे गिर गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों विमानों में मौजूद सभी 4 क्रू मेंबर समय रहते पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल गए। हादसे के बाद पूरे एयर शो को तुरंत रद्द कर दिया गया और इलाके को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये विमान अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन 129 के थे और फिलहाल इस हादसे की जाँच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इस टकराव का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दोनों जेट हवा में टकराने के बाद आग के गोले की तरह नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। अब एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नार्डिक देशों के तौर में व्यापार, ऊर्जा और दुनिया में चल रहे संघर्ष के बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दौरे में भारत और नार्डिक देशों के बीच व्यापार बढ़ने, नई तकनीक, ग्रीन एनर्जी और निवेश पर खास चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए भारत ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बड़े समझौते करने की कोशिश कर रहा है। खासकर नॉर्वे के साथ LPG और ऊर्जा सप्लाई को लेकर अहम बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे, जहाँ व्यापार, टेक्नोलॉजी, AI, सप्लाई चेन और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल बाद पहली नॉर्वे यात्रा भी मानी जा रही है। अब एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामने आई है। उन्होंने कहा है, लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कों लोगों के लिए आने जाने के लिए होता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अगर किसी जगह लोगों की संख्या ज्यादा हो तो शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं या अपने धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा करें, लेकिन सड़क रोक कर नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है और सरकार कानून पर अव्यवस्था नहीं होने देगी। इसके साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर लोग प्यार से नियम नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरी तरीका अपनाएगी। उनका कहना है कि आम लोग, मरीजों और काम पर जाने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब
अब पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके साथ ही 1 जून 2026 से सरकार बसों में महिलाओं के लिए सफर भी मुक्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाई जा रही है। जिन महिलाओं को पहले लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा मिल रहा था, उन्हें भी नई योजना में शामिल किया जा सकता है। वही सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर कामकाजी महिलाएं, छात्राएं और रोज बस में यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगाने की सीमा तय कर दी है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि हालत सामान्य होने तक दोपहिया वाहनों को सिर्फ 300 रुपये तक और 4 पहियों वाहनों को सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कमी से अफवाहों के बाद लोगों ने बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगी हुई है। इसी के देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके और सभी लोगों को बराबर मात्रा में ईंधन मिल सके। वही छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साही ने लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बताई। सरकार का कहना है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है, जहां आईएमडी ने अगले 48 घंटे के लिए यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में तेज तूफान, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इन राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर ओले पड़ने की संभावना है, जहां हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही कई इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिससे ट्रैफिक और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलने की सलाह दी है, खासकर यूपी और बिहार के कई जिलों में, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में 400 नई डायल 112 इमरजेंसी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही मोबाइल फोर्सिंग लाइव वैन भी शुरू कर दी गई है, ताकि अपराध की जांच और इमरजेंसी मदद को और तेज बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि ये नई गाड़ियां जीपीएस कैमरा और आधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे पुलिस, मेडिकल, फायर और दूसरी इमरजेंसी सेवाएं लोगों तक पहुँचाने में मदद मिल सकती है। अब लोग कॉल, SMS, व्हाट्सएप और SOS ऐप के जरिए भी मदद कर सकते हैं। वही छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि पहले यह सेवा सिर्फ 16 जिलों में थी, लेकिन अब इसे राज्य की सभी 33 जिलों तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा, सड़क हादसे में मदद और अपराध नियंत्रण में काफी सुधार होगा। अब प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिविल लाइंस इलाके के एक होटल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतना तेज था कि होटल की ऊपरी मंजिली धू-धू करके जलने लगी और दूर तक धुएं का गुबार दिखने लगा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर बाहर भागने लगे। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और काफी देर तक आग बुझाने का काम चलता रहा। राहत की बात यह रहा कि अब तक किसी बड़े जानलेवा के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल आग लगने के कारण की जाँच की जा रही है। अब आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने पहले दिल्ली और गोवा में दीपक सिंगला के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय गड़बड़ी की जाँच की जा रही है। वही आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को रणनीति बताया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक वीडियो काफी चर्चा में है, जहां वह मेट्रो में सफर करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार मेट्रो मंडे अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट से मेट्रो पकड़ी और ITO तक सफर किया। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री भी पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक बसों का इस्तेमाल करते दिखे। सरकार का कहना है कि इस दौरान उनके साथ कई मंत्री भी मेट्रो और इलेक्ट्रॉनिक बसों का इस्तेमाल करते दिखे। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई और कदम उठाए हैं, जैसे हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे, यानी सरकारी गाड़ियों के खर्चे में कटौती और ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग करना। अब पंजाब के लुधियाना से खबर सामने आई है, जहां 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजा गया। ईमेल मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस, बम स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियों ने स्कूलों की पूरी जांच की और छात्रों को एहतियाती तौर पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस बीच पुलिस और साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।